हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखते हैं हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी को पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। ए, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, पठन प्रक्रियाओं से, लेखन प्रक्रियाओं से, या अलंकार एवं छंद से। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है वो है बच्चों को साहित्य की विविध रूपों से परिचित कराना। वहीं प्राथमिक स्तर पर हमारा हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य होता है बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीख जाएं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हुई है, इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानते हैं। ए, अनुवाद विधि, बी, आगमन विधि, सी, निगमन विधि, डी, पाठ्य पुस्तक विधि। बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा। पहले है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि मतलब ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जब हम हिंदी बच्चों को पढ़ाएं तो इंग्लिश का प्रयोग करें और इंग्लिश पढ़ाएं तो हिंदी का प्रयोग करें। एक भाषा को दूसरी भाषा की सहायता से पढ़ाना या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ाना ही हमारी अनुवाद विधि कहलाता है। आगमन विधि, बच्चों को पहले एग्जाम्पल दें फिर नियम निकलवाएं। निगमन विधि, बच्चों को पहले नियम बताएं फिर एग्जाम्पल दें। डी है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। इसमें जो सबसे अच्छी विधि है वो है आगमन विधि। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आगमन विधि एक अच्छी विधि मानी जाती है, जिसमें हम बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और फिर बच्चों की सहायता से ही नियम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। यानी कि हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि जो उसका उद्देश्य होता है वो किस प्रकार का होता है। ए, मुख्य उद्देश्य होता है, बी, उद्देश्य है, सी, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। देखते हैं, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना कैसा उद्देश्य है। देखिए, कोई भी स्तर क्यों ना हो, भाषा सिखाने का पहला उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। उसके बाद कोई और उद्देश्य सामने आता है। तो यहाँ पर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, केवल क्या है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि भाषा अर्जित करने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होना चाहिए हमारे पास समृद्ध भाषाई परिवेश। यानी कि किसी भाषा को हम आसानी से एक्वायर करना चाहते हैं तो हमें उसका माहौल मिलना चाहिए। जब तक हमें उस भाषा का माहौल नहीं मिलेगा, परिवेश नहीं मिलेगा, तब तक हम वो भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी, समृद्ध भाषाई परिवेश, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, या भाषा संरक्षण की समझ। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहले तो देख लीजिए, इसमें पूछा अनिवार्य कौशल नहीं है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वे में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है भावात्मक संबंध। किसी भी स्टोरी या आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमारा उसके साथ इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा उसके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। वर्णमाला याद करने का कौशल, क्या वर्णमाला हमें पढ़ने से पहले पूरी एकदम अच्छे से क्रम से याद होनी चाहिए। अनुमान लगाने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल हमारे पढ़ने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उप कौशल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पढ़ते समय सभी वर्ड्स के हमें अर्थ समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम आगे पीछे वाले वर्ड्स की सहायता से बीच वाले वर्ड का अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। तो अनुमान लगाने का कौशल पढ़ना सीखने के कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है।
डी भाषा संरक्षण की समझ, बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि हम भाषा क्यों सीख रहे हैं, उसका क्या महत्व है। तो बताइए इसमें सबसे कम अनिवार्य उपकौशल कौन सा है। इसमें जो सबसे कम अनिवार्य उपकौशल है वो है वर्णमाला याद करना। एकदम सही से क्रम से वर्णमाला याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के नंबर्स मिस हो गए हैं तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। पहला है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। मैंने जब आपको लैंग्वेज पेडागोजी कराई थी तो मैंने बताया था कि पढ़ने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सामग्री का अर्थ समझकर पढ़ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग क्या सही जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर सही जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण है सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बताइए व्याकरण शिक्षण में सबसे अच्छी विधि क्या है, सबसे उचित क्या है। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंठस्थ करना या रटना मना है, यानी कि रटना एक बहुत गलत चीज़ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं जा सकता। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि आगमन निगमन विधि, पहले उदाहरण दिए जाएं बच्चों को फिर सामान्य नियम निकलवाए जाएं, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाएं, यानी कि निगमन विधि, पहले बच्चों को नियम बता दिए जाएं फिर उदाहरण दिए जाएं, ये एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती, निगमन विधि को अच्छी विधि नहीं माना जाता। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करें, किसी भी चीज़ को सिखाने का मतलब केवल इतना होता है कि बच्चे सूत्रों का प्रयोग करना सीख जाए, नहीं। हिंदी शिक्षण का या व्याकरण का क्या उद्देश्य है, बच्चे भाषा का सही से प्रयोग करना सीख जाए, तो ये भी सही नहीं है। हमारा क्या होगा, कौन सा अधिक उचित है, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाएं, यानी कि बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाएं फिर उसकी सहायता से नियम निकलवाए जाएं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, भाषा शिक्षक में इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं है। पहला है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। बताइए क्या भाषा शिक्षक के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। साफ साफ इसमें दिख रहा है कि रसायनों का ज्ञान भाषा शिक्षक को होना अनिवार्य नहीं है। रसायन का ज्ञान किसे होना चाहिए, साइंस के टीचर उनको होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर भाषा शिक्षक को रसायन का ज्ञान, तो हमारे यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। देखिए मैंने आपको 4 भाषाई कौशल बताए थे और बताया था कि ये एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो बताइए वो 4 भाषाई कौशल कौन से थे, उनको माइंड में रखिए और आंसर दीजिए। ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना लिखना, बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना लिखना, सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, श्रवण करना मतलब होता है सुनना, सी डी है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। बताइए क्या होना चाहिए। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्या ट्रिक थी, सुबोपली, क्या बताई थी, सुबोपली, यानी कि पहला क्या है, पहला कौन सा भाषाई कौशल है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अब देख लीजिए इस क्रम में कौन सा ऑप्शन हमारा है। सु मतलब सुनना, देखिए पहले सुनना किस ऑप्शन में दिया गया है, बी और डी में श्रवण करना यानी कि सुनना पहले दिया गया है। अगला है हमारा बोलना, आगे चेक करिए बोलना किस में पहले दिया गया है, बोलना हमारा दिया गया है बी में, तो हमारा इसका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा करके। बताइए इसका सही आंसर क्या जाना चाहिए। अगर हम बच्चों को की स्पेलिंग्स को सही कराना चाहते हैं तो हमें इनमें से कौन सी विधि को अपनाना चाहिए। भी देखिए त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, हम बच्चे की केवल गलतियां गिनाते रहें, गलतियां हम ही गिनाते रहेंगे तो उसे सुधारेगा कौन। ठीक है, तो बी आंसर नहीं हो सकता, सी
वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। क्या केवल समझाने से, क्या केवल बताने से बच्चा समझ जाएगा? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। डी, त्रुटियों की उपेक्षा करके। बच्चा जो गलती कर रहा है, क्या हम उसका मजाक बनाएं या उसे दंडित करें उस पर? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जा सकता। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन करवाकर। ठीक है, तो 10वीं के लिए हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। तो 10वीं के लिए जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।